अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो रुक चुका था और इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए द प्रीमियर स्कूल सिस्टम्स ने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, जिसमें 9th क्लास का आज पहला लेक्चर जो कि 5th चैप्टर में से हमने लिया है। 5वां चैप्टर हमारे पास ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन के पहले टॉपिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास कायनात में ऐसी हर वो चीज़ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ कशिश करती है, वो फोर्स जिससे चीज़ें जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट सेंस्टेंस जिसने ग्रेविटेशन के बारे में हमें बताया, जिसने दरियाफ्त किया, तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से यहाँ डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम कहते हैं हमारे पास दो जिस्म हैं, एक का मैस m है और दूसरे जिस्म का मैस m2 है। ये दोनों जिस्म एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस लॉ के क्रॉस? ये दोनों जिस्म जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मैस जो हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के। इन दोनों मैसेस की प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई की, इसमें अट्रैक्शन वाली फोर्स की क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो इन दोनों मैसेस के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों मैस के प्रोडक्ट के, और इस पर अप्लाई होने वाली फोर्स जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्केयर के। तो न्यूटन लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें, वो इनके मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये फोर्स जो होती है वो इनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ F is directly proportional product of their masses and F is inversely proportional distance square of between two masses। तो इस इक्वेशन को अगर हम इकट्ठा लिखते हैं तो हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के और इनके दरमियान पाए जाने वाले फासले के। तो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा G। G जो है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। G की वैल्यू जो है वो क्या है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसलिए इस वैल्यू जो G की है ये यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट के तौर पर यूज होती है। तो कायनात में पाई जाने वाली हर वो चीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है वो इस लॉ के तहत जो है अट्रैक्ट करती है। F = G m1 m2 एंड बटे में जो है वो है D का स्क्वायर। तो ये हमारा टॉपिक था, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी के साथ कि ये जो लॉ है ग्रेविटेशन का, जो लॉ है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कैसे कंसिस्ट करता है, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो m2 है वो अट्रैक्ट कर रहा है m1 को, इसी तरह से m1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है m2 को। हमने पढ़ा कि दोनों मैस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं इसकी फोर्स जो है इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव साइन जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर दोनों मैस सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें बट अपोजिट डायरेक्शन में हो ये फोर्स, तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑफ हो गया, क्या हुआ?